आज जो संदर्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, उन्होंने कहा कि ये बात अब अर्बन नक्सलियों से आगे चली गई है। इस देश में जो दिमागी नक्सली हैं उन्हें पहचानना होगा। इस पहचान को आप किस तरह समझ रहे हैं? कौन है ये जो देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर अब दिमागी तौर पर नक्सलवाद फैला रहे हैं? हार्डवेयर की बात नहीं, अब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। मीनाक्षी, देखिए, प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं स्वतंत्रता दिवस में, स्वतंत्रता दिवस को तमाम हमारे देशवासियों को, इंडिया टीवी देखने वालों को शुभकामनाएं। देखिए, जब प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं तो पूरे देश को संबोधित करते हैं और उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हमारे देश में मीनाक्षी बहुत सी विचारधाराएं हैं और वो विचारधाराओं से कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है लोकतंत्र में कि हम उससे इत्तेफाक करें। बहुत सी विचारधाराएं पनपी और उसको लेकर राजनीतिक आंदोलन हुए और वो फिर राष्ट्रीय धारा का हिस्सा बन गए। पूर्वोत्तर की बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, पंजाब के, कश्मीर में बहुत जगह के ऊपर इस तरह के मूवमेंट चले और धारा से जुड़ गए। जहाँ तक बात होती है, एक पॉलिटिकल बात है कि दिमागी नक्सल, जिस तरह से अर्बन नक्सल का भी पहले जिक्र किया गया, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, अगर हम उसको किसी कानून के दायरे में लाना चाहते हैं तो उसकी हमें परिभाषित करना पड़ेगा। बिना परिभाषित करने तो केवल ये जुमलेबाजी या ज़बानी जमा खर्च है। देखिए, किसी के मन में क्या चल रहा है वो कोई अपराध नहीं हो सकता, ना उसको अपराध में लाया जा सकता है। कोई आदमी जब कोई अपराध करता है तब उसका संज्ञान लिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री का, मीनाक्षी, में और एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा, अगर वो उस तरफ इशारा कर रहे थे कि पिछली जो यूपीए की सरकार थी जिसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी और उसको बहुत ज़्यादा एक सलाहकार के रूप में थी, अगर उसमें कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने देश हित में नहीं किया तो उसको कानून के जरिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी कोई 12 साल गुजर चुके हैं, 13 साल, अभी भी कार्रवाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन ये बात कहना, एक लाल किले को एक राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल करना और वहाँ एक ऐसी बात जिसे हम कहते हैं एक शगुफा छोड़ना, ये मुझे लगता है राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने इसलिए एक पत्रकार के साथ ये चर्चा शुरू की जिससे कि पहले जो इसके बौद्धिक पहलू हैं वो सामने आ जाए, फिर हम इसके राजनीतिक पहलू पर आएंगे। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इसका क्या पहलू देख रहे हैं? ये राजनीतिक पहलू है, साइकोलॉजिकल पहलू है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाना क्या चाहते हैं? कौन है ये दिमागी नक्सली? नक्सल बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण है। मैं अभी अपने मित्र रशीद किदवई जी को सुन रहा था, ये जुमलेबाजी नहीं है। हमारे अगल बगल और इस पैनल में भी दिमागी नक्सल बैठे हुए हैं और अब हमें इस बात का अनुमान है कि दिमागी नक्सल कौन है। समाज, देखिए, नक्सल वो हैं, नक्सल दिमागी नक्सल से बंदूक वाले नक्सल नहीं, जो दिमाग से काम करते हैं। और अभी भी सिस्टम में, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं, इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई, उसमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत कर दिया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह से लेकर शाम तक गाली देते हैं। उनके काम करने का तरीका, उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो भी उतना मजबूत नहीं है, बावजूद इनके उनको पुरस्कार मिल गया। तो इसी को कहते हैं दिमागी नक्सल, कि सिस्टम में आप घुसे हुए हैं। आपने ऐसे लोगों को नॉमिनेट कराया जूरी में जो वहां बैठे हुए औसत दर्जे के ये ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत कर देता है जिसका कोई बड़ा योगदान नहीं है। और ये अनायास नहीं है। मैं दिमागी नक्सल को अगर बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखूं तो जो भारत विचार को चुनौती देने वाले लोग हैं वो दिमागी नक्सल हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, चंदा चढ़ावा चोरी का उदाहरण के साथ। चढ़ावा चोरी की घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय, और अपराधियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। बावजूद इसके, लेकिन अगर आप देखेंगे तो चढ़ावा चोरी जैसे एक अपराध को सनातन धर्म से जोड़ के संसद परिसर में उस पर प्रहसन किया जाए, यह दिमागी नक्सल है। कि एक आपको अवसर मिला और आपने उस अवसर का लाभ उठाते हुए एक बड़े विचार को, क्या कहते हैं, बड़े विचार को अपमानित करने, प्रश्नांकित करने, कटघरे में खड़ा करने का आपने प्रकल्प आरंभ कर दिया। यह दिमागी नक्सल है। यह दिमागी नक्सल है कि एक तरफ जहां 100 वर्ष की एक संस्था पूरे भारत में कुटुंब प्रबोधन के जरिए परिवार की महत्ता, परिवार के माध्यम को राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रही हो, और दूसरी तरफ मेरा जेंडर मेरी मर्जी, मेरा लिंग मेरी मर्जी,
जैसे नारे लगाकर परिवार नाम की संस्था को, विवाह नाम की संस्था को कमजोर करने का परोक्ष रूप से उपक्रम किया जाए, ये है दिमागी नक्सल। मैं इस पर घंटों बोल सकता हूं, मेरा काम है मार्क्सवाद और उसके अर्धसत्य पर। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे वो, कि हथियार बंद माओवादी और नक्सलवादी का सफाया हो गया इस देश से और अब वो इस हालत में नहीं बचे कि वो जिंदा होकर सांस भी ले सके, उसी क्रम में अपने वक्तव्य के उत्तरार्ध में उन्होंने कहा कि देश से अभी दिमागी नक्सल का सफाया होना बाकी है। आपने जो बात कही वो केवल माओवाद वाली सोच पर वो कुठाराघात नहीं था, बल्कि वो जो एक विदेशी सोच आयातित है हमारे देश में, उसके ऊपर भी कुठाराघात था। लेकिन क्या अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही समझती है? कैसे पहचाने कि क्या असली है, क्या नकली है, क्या नैरेटिव है और क्या रियलिटी है? ये नक्सलवाद जो अभी तक हार्डवेयर में हमें दिखाई दे रहा था, जो बंदूकें हाथ में लेकर खड़ा था, वो भी अब समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़ गया है। तो अब ये दिमागी नक्सली कौन है समाज में? देखिए, अभी एक सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने बोला हमारे अगल बगल डिबेट में ही बैठे हैं, तो मुझे लगता है वही हैं, अनंत विजय ही हैं दिमागी नक्सल। जो दूसरों को समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है वही हैं, सही कह रहे हैं अपने वाले में। वो कह रहे हैं कि जो चढ़ावा चोर है उसे नहीं पकड़ना चाहिए था, इसी को मुझे लगता है दिमागी नक्सल बोलते हैं, कि जो चढ़ावा चोरी को ना पकड़े, छात्रों पे लाठी चल जाए, छात्रों की पैलेट गन छात्रों के ऊपर चल जाए, उसकी आंख फूट जाए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, शायद ये दिमागी नक्सल की उपज हो सकती है। अनंत विजय तो यही कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी को अगर हमने उजागर किया समाजवादी पार्टी ने, तो वो उनके हिसाब से दिमागी नक्सल, तो मुझे लगता है वही दिमागी नक्सल है जो ज्यादा दिमाग लगाए, जो सच ना बोले, जो असत्य को बढ़ावा दे, जो चोर को बचाए, वो वही दिमागी नक्सल है। जो चढ़ावा चोरी में लिप्त है उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उस चढ़ावा चोरी की आड़ में जो सनातनी वेशभूषा धारण करके फिर उस सनातनी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहा है, वो दिमागी नक्सली है, अगर मैं ठीक समझ पाई हूं। खैर, आपका परिप्रेक्ष्य अलग है, आप बोल सकते हैं अनुराग जी। नहीं, आप नहीं समझ पा रही, क्योंकि आप थोड़ा समझने में दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ना कि आप वो बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे, हम समझ पाएंगे ना कि पक्ष का आदमी क्या बोल रहा है। तो नहीं, मैं समझदार हूँ, बिल्कुल समझदार हूँ, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने वो समझने वाला रास्ता बंद किया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, मुझे सुन लीजिए। आपने उनको बोलने दिया, पूरा सुना, तो ये भी एक दिमागी नक्सल होता है। दूसरे को ना बोलने दे, दूसरे को बोलने पे रोक लगाए। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए। ये भी एक दिमागी नक्सल है कि विपक्ष को बोलने न दिया जाए, बोलने पर रोक लगाई जाए, वो बोलने लगे तो उसको टोका जाए। और जिससे अनंत विजय जी जिस तरह से कि चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये भी दिमागी नक्सल है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बैठती है। भारतीय जनता पार्टी कोई बुराई करेगा तो दिमागी नक्सल, उसको बोले जाएंगे दिमागी नक्सल है ये।